कैसे हो आप सब दोस्तों। आप बहुत अच्छे होंगे, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे होंगे साथ साथ, ठीक है। हम भी करते रहते हैं। सो आज का जो सेकंड पार्ट है हमारा फाइनेंस का, बजटिंग का, तो हम वो कर रहे हैं और आज हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसकी सारी क्विक रीज़न आपके सामने आ जाएगी। तो करते हैं बिना किसी देरी के शुरू। यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि यूनियन के बजट में कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट है। तो हम क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप भी पढ़ते हो हम भी पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। शुरू करते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है इसमें। सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है और आर्टिकल 112 में आता है ये, ठीक है। इसी को बजट कह देते हैं। फिर फाइनेंस बिल आता है, ठीक है, जो टैक्सेशन, गवर्नमेंट के टैक्सेशन लगाने को अप्रूव कर देता है। गवर्नमेंट फाइनेंस बिल पास हुए बिना टैक्स नहीं लगा सकती किसी के ऊपर। फिर अप्रोप्रिएशन बिल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर सरकार खर्चा एक्सपेंडिचर करना शुरू कर सकती है। फिर बजट एट ग्लांस, ठीक है, बजट को दिखाया जाता है। एक्सपेंडिचर बजट, सीट बजट, फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं ये। फिर नेक्स्ट आता है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है, एग्जामिन करती है सीएजी की रिपोर्ट को, ठीक है, कि सीएजी ने क्या किया बेसिकली, ठीक है। उसने रिपोर्ट अच्छे से काम किया है, ठीक है। सारे जो भी इधर उधर की चीज़ें थी उसको निकाल के शुद्ध किया रिपोर्ट को। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको चेक करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसीलिए इसका लीडर होता है, इसको लीडर ऑफ अपोजिशन को इसका चेयरपर्सन बनाया जाता है, ठीक है। जो अपोजिशन पार्टी होती है उससे इसका चेयरपर्सन बनाया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तभी चेक होगी ना। तो पर्पज़ क्या होता है इसका, इंश्योर मनी इज स्पेंट एज अप्रूव्ड, ठीक है, कि पैसा उसी तरीके से यूज़ किया गया जिस तरीके से अप्रूव किया गया था। फिर सेकंड हमारी आती है एस्टीमेट्स कमेटी। तो एस्टीमेट जो कमेटी है वो एग्जामिन करती है एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, स्कोप ऑफ फॉर सेविंग्स, ठीक है। बिगनर्स आप अच्छे से ध्यान से सुनना, आपके वर्ड्स यहीं से बनेंगे, बेस आपका यहीं से बनेगा। तो एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी कितनी थी, उसको खर्च करके कितना लाभ मिला हमें, ठीक है। जो हमने सेविंग की उसका क्या स्कोप था, कैसे हमने सेव किया, तो सारी चीज़ें एस्टीमेट कमेटी देखती है। ऊपर वाली में 23 मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, नीचे वाली में 30 से 30 लोकसभा से आते हैं सारे के सारे। उसके बाद कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती हैं, एंटरप्राइज होती हैं, उनका रिव्यू करती है ये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है जी। फिर हमारी आ जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो सीएजी, ठीक है। वैसे इंडिया में इसका नाम थोड़ा गलत मिसनोमर कहा जाता है इसको। मिसनोमर मतलब कि कंट्रोलर का मतलब होता है जो पैसा निकालने की अनुमति देता है, लेकिन इंडिया में जो सीएजी है वो सिर्फ ऑडिटिंग कर रहा है अकाउंट्स की, वो पैसा निकालने की अनुमति तो दे नहीं रहा। तो इसलिए इसका नाम एजी रखा जा सकता था, लेकिन हमने सीएजी ही रखा है इसका नाम, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसका 148 आर्टिकल में है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये। रोल इसका क्या है, ऑडिट करता है यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ होगी, ठीक है, सबको देखता है, रिपोर्ट तैयार करता है फिर ये। इसलिए इसको गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, कि पब्लिक पर्स का गार्डियन है, उसको गार्ड करता है, देखता है रिपोर्ट से वगैरह सब कुछ, ठीक है जी। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल। इंपॉर्टेंस क्या है पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल की, तो ये क्या करप्शन को प्रिवेंट करती है, मिसयूज़ ऑफ फंड, ठीक है, फंड गलत दिशा में ना चले जाएँ, गलत तरीके से ना यूज़ हो पाएँ। फिर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर को जो है वो वेस्ट ना हो पाए एक तरीके से। फिर प्रमोट क्या करेगी, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करेगी। आपका एथिक्स का सब्जेक्ट है, ये अच्छे से पढ़ना आपने। ट्रांसपेरेंसी हो गया, फिजिकल डिसिप्लिन हो गया, तो सारी चीज़ों को प्रमोट करती है हमारी पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। फिर थोड़ी सुपरविजन देख लेते हैं हम। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको बजट भी कहते हैं, वो कौन से आर्टिकल में, 112 112 में। अप्रोप्रिएशन बिल 114 में है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल आपने याद रखना है कि क्या करता है, ये सरकार को खर्चा करने पे अप्रूव करता है, खर्चा करने के लिए, ठीक है। बोर्ड ऑन अकाउंट 116 आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। अकाउंट बोर्ड डाली जाती है बजट के ऊपर। फिर मनी बिल 110 आर्टिकल में याद रखना है आपने। कंसोलिडेट फंड 266, ठीक है, 266 क्लोज 1 में है। पब्लिक अकाउंट 266 क्लोज 2 में है। उसके बाद कॉन्टीजेंसी फंड आ जाता है 266 7 में, ठीक है, आपने याद रखना है इसको। फिर सीएजी हमने पढ़ा था 148 में है, ठीक है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, टैक्स वगैरह, ठीक है, लोन सब कुछ जो सरकार बोरिंग करती है, सारा कुछ इसी में होता है, ठीक है। उसका पब्लिक अकाउंट में जैसे आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवाते हो, वो सारी चीज़ें पब्लिक अकाउंट में आ जाती हैं। फिर कंटेंजेंसी जो फंड है उसमें एमरजेंसी के लिए, ठीक है, प्रोविजंस होते हैं कि एमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से निकाला जाता है। फिर प्रीलिम्स के कुछ ट्रैप देख लेते हैं, यहाँ पे वो फंसा सकती है आपको। वो बॉटम अकाउंट को कहेगी कि एंट्री बजट होता है, ये एंट्री बजट नहीं होता, वो अलग होता है। जैसे गवर्नमेंट का जो आखिरी साल होता है, उसके 5 साल पूरे होने वाले हैं, जो फिर आखिरी साल से पहले जो बजट आता है उसको एंट्री बजट कहते हैं। लेकिन बॉटम अकाउंट तो हर साल डलती है ना बजट के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद फाइनेंशियल बिल को एप्रोप्रिएशन बिल कह देंगे कि वो एक तरीके के होते हैं, एक तरीके की नहीं। फाइनेंशियल बिल जो आपको सरकार को टैक्सेशन के लिए अप्रूव करता है, कि टैक्स सरकार तभी लगाएगी अगर फाइनेंशियल बिल अप्रूव हो रहा। और अप्रोप्रिएशन बिल सरकार को खर्चा करने की अनुमति देता है पास होने के बाद। फिर राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड
डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। यहाँ पे वो जा सकते हैं कि वो डिमांड फॉर ग्रांट की राज्यसभा बोर्ड डाल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा डालती है, ठीक है। उसके बाद मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ओनली आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। मनी तभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाती है जब पार्लियामेंट की अप्रूवल मिल जाती है, उसके बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना मनी नहीं निकाली जा सकती, ये भी आपने याद रखना है। फिर पीएसी पब्लिक जो अकाउंट कमेटी होती है एग्जामिन करते हैं एक्सपेंडिचर को आफ्टर इट इज़ इनकर्ड, ठीक है, जब वो हो चुका है, इनकर्ड, ठीक है, जब वो हो चुका है, वो याद रखना है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वहाँ पे क्या लिख देंगे, वहाँ पे लिख देंगे कि खर्चा होने से पहले जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो तब एग्जामिन करती है, नहीं ऐसा नहीं है, खर्चा होने के बाद एग्जामिन किया जाता है खर्चा सही हुआ है या नहीं सही हुआ, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ अ डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है, इसको घाटा कहते हैं, ठीक है, घाटा। तो घाटा क्या होता है, डेफिसिट अकर व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड गवर्नमेंट रिसीट, कि गवर्नमेंट की जो प्राप्तियाँ थी उससे ज़्यादा उसने खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया, तो वो डेफिसिट में चलेगी, घाटे में चलेगी, तो वो डेफिसिट होता है, याद रखना है आपने। सिंपल फॉर्मूला क्या है इसका, डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, ठीक है। जब हम खर्चे से रिसीट को, प्राप्तियों को माइनस कर देते हैं, जो वो आता है वो डेफिसिट होता है हमारा। तो व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, हमारी इनकम से खर्चा ज़्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट मस्ट बोरो बरी, तो गवर्नमेंट को मनी को बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, डेफिसिट भरने के लिए, उसी को फिस्कल डेफिसिट कह देते हैं। तो टाइप ऑफ डेफिसिट, तो कितने प्रकार के डेफिसिट होते हैं, घाटे कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के मेनली होते हैं इकोनॉमिक्स में घाटे। रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, बजट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनते रहिए। सो रेवेन्यू डेफिसिट, तो मीनिंग क्या है रेवेन्यू डेफिसिट का, तो अकर्स व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। बस आपने क्या करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मैंने क्या बताया था, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में डे टू डे जो रोज़ खर्चा हो रहा है वो रेवेन्यू होता है। तो जो रोज़ वाला खर्चा जो हमारा है वो ज़्यादा हो गया रेवेन्यू रिसीट से, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। जो हम रोज़ खर्चा करते हैं वो हमारी रोज़ की प्राप्तियों से ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, उससे माइनस कर देंगे क्या, जो हमें रेवेन्यू प्राप्ति हुई थी, तो जो निकल के आ जाएगा वो रेवेन्यू डेफिसिट बन जाता है हमारा। इंटरप्रिटेशन कैसे दी जाती है इसकी, तो शोज दैट द गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंस फॉर इट्स करंट इनकम, बल्कि जो गवर्नमेंट की करंट इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 50,000 इनकम है, तो 50,000 की इनकम के ऊपर आप डेली का खर्चा नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। अब आपका अभी भी पैसा कम बच रहा है, ठीक है, पैसा आपके पास है ही नहीं, ज़्यादा खर्चा हो रहा है आपका, उसी को हम कह देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट की इतनी इनकम है नहीं जितना उनका खर्चा है, तो वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। एग्जाम्पल जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 100 रुपये था और रेवेन्यू जो रिसीट आपको मिला है वो 80 रुपये था, तो 20 रुपये का आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ठीक है। घाटा कितना आपका 20 रुपये का डे टू डे वाला। प्रॉब्लम्स क्या होती है, गवर्नमेंट बोरो इवन फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो उधार ले लेती है कंजप्शन के लिए, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए। इंडिकेट वीक फिजिकल हेल्थ, ठीक है, हमारी फिजिकल हेल्थ देश की अच्छी नहीं है, तो वो इंडिकेट करता है ये। रिड्यूस सेविंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, जहाँ से आप मेंस के लिए पॉइंट उठा सकते हो, तो रिड्यूस सेविंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपके पास इतनी सेविंग भी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद है फिजिकल डेफिसिट, क्या होता है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल मतलब कि वित्तीय घाटा आ गया हमारा। तो मीनिंग, तो अकर व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है आपका टोटल नॉन बोरोड रिसीट, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला देखते हैं इसका, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे देखेंगे हम, टोटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है, जो हमारा टोटल खर्चा था उससे हम माइनस क्या करेंगे, नॉन बोरोड रिसीट, ठीक है, जो हमने उधार नहीं ली। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कुछ उधार ले लिया, उधार लेके हमने अपने घाटे को पूरा कर लिया, लेकिन उधार तो वापस देना भी पड़ेगा ना, तो जो नॉन बोरोड रिसीट है हमारी, ठीक है, उधार ली हुई नहीं, जो हमारी असलियत में रिसीट थी, जब वो हम माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर से, तो वो फिजिकल डेफिसिट आ जाता है हमारा। तो नॉन बोरोड रिसीट इंक्लूड उसमें क्या कुछ आ जाता है, टैक्स रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाता है, रिकवरी ऑफ लोन, फिर डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट वगैरह आ जाते हैं, तो सारी चीज़ों को मिला के नॉन बोरोड रिसीट कह देते हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल डेफिसिट हो जाता है आपका, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोड रिसीट। अब नॉन बोरोड रिसीट क्या था, ये सारी चीज़ें थी नीचे 4 की 4। एग्जाम्पल जैसे टोटल एक्सपेंडिचर आपका खर्चा कितना है, 100 रुपया है, टोटल नॉन बोरोड रिसीट कितनी आपकी 75 है, ठीक है, कि आपने जो नॉन बोरोड थी, जो आपने बोरो नहीं कर रखी, नॉन बोरोड है, वो आपकी 75 है, तो आपका फिजिकल डेफिसिट 25% है। तो गवर्नमेंट को अभी भी कितने बोरो करने पड़ेंगे अपने घाटे को पूरे करने के लिए, 25 रुपये पूरे करने पड़ेंगे, तो उसका फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया, 25 रुपीज़, ठीक है, ऐसे करने आपने। तो वाई फिजिकल डेफिसिट इज़ इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मेंस के लिए पॉइंट्स उठा सकते हो आप, जैसे मॉडरेट फिजिकल डेफिसिट कैन सपोर्ट करता है, ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा देश में, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल डेफिसिट। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, जो हमारा प्रमुख घाटा होता है प्राइमरी,
ठीक है। तो मीनिंग क्या है इसका, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट को तो हम ऐड करेंगे नहीं ना, वो तो हमें देनी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था, फिजिकल डेफिसिट हमने क्या पढ़ा था पीछे कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जितना हमारा खर्चा हो रहा था उससे हम नॉन बोरोड रिसीट को कम कर लेते। ठीक है, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट था। अब हम प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फिजिकल डेफिसिट को माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट से। ठीक है, कि जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट ली हुई हैं वो फिजिकल डेफिसिट से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा निकल के आ गया उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं कि हमारा प्रमुख घाटा ये वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना है, हमने ऐड थोड़ी करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट को वो तो हमने देनी ही देनी है, उनको वापस करनी है, वो तो वो ऐड थोड़ी करेंगे, राइट। तो इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी, मेजर करंट ईयर बोरिंग बर्डन एक्सक्लूडिंग पास्ट डेट ऑब्लिगेशन। तो करंट ईयर की जो हमारी उधारियाँ हैं, ठीक है, जो हम पिछले साल उधार लिया था, ठीक है, उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट दे रहे होंगे जब हमें मिल रहा होगा इंटरेस्ट, ठीक है, उसको तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम तो करंट की देख रहे हैं। तो करंट ईयर वाली जो हमारी बोरिंग है, ठीक है, उसको देखेंगे हम। जो पास्ट डेट ऑब्लिगेशन थी उसको तो माइनस कर देंगे, जो हमने पहले उधार वगैरह ले रखा है, तो इसलिए इससे माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स कर देते हैं फिजिकल डेफिसिट से। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट निकल के आया था हमारा। फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल डेफिसिट आपका 10 लाख करोड़ था और इंटरेस्ट पेमेंट आपने 4 लाख करोड़ की थी आपकी, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट आपका कितना निकल के आ गया, 10 लाख से 4 लाख माइनस कर दो, 6 लाख निकल के आ गया आपका। ठीक है, 6 लाख आपका प्राइमरी डेफिसिट है असलियत में, क्योंकि 4 लाख तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट से मिल रहा है, वो तो ऐड नहीं करोगे आप। ठीक है, वो तो पिछले साल की आ रही हैं, इस साल की करंट वाली तो ऐड वो वाली कर रही है जो करंट की चल रही है आपकी। ठीक है, तो वो हो गया हमारा। फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, प्रभाविया। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि जो हमने किया था पहले हमने निकाला था रेवेन्यू डेफिसिट, जो रोज़मर्रा का खर्चा था हमारा वो पूरा नहीं हो रहा था, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कर दें ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। कि हमारे ऐसी ऐसी हमारी ग्रांट्स जो हमने ऐसे पैसा दिया था जिससे कुछ ना कुछ जाके आगे कैपिटल क्रिएट हो गया, कुछ हॉस्पिटल बन गए, रोड बन गए, स्कूल्स बन गए, जिससे आगे जाके हमें पैसा आ सकता है। ठीक है, वो चीज़ें हम माइनस कर देंगे रेवेन्यू डेफिसिट से। ठीक है, क्योंकि एक तो हमारा डेफिसिट है वो तो घाटे में चली गई चीज़, लेकिन एक हमने घाटे में भी रह के कुछ ऐसी चीज़ बना दी कि आगे जाके उस चीज़ से हमें फ़ायदा हो सकता है, पैसा आ सकता है, तो वो चीज़ हमें माइनस कर देंगे। तो जो निकल के आएगा वो अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आएगा, कि सच्चमुच वाला जो पूरा प्योर घाटा था शुद्ध 100% देसी घी, तो वो हमारा अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था। तो आपने याद रखना है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बजट डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, बजट डेफिसिट कि बजट ही घाटे में ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आपका माइनस टोटल रिसीट। ठीक है, जितना आपका खर्चा है माइनस कर दो टोटल रिसीट जितनी आपको प्राप्तियाँ हो रही हैं। तो नाउ लार्जली रिप्लेस्ड बाय फिजिकल डेफिसिट। अभी बस पहले ही बजट डेफिसिट यूज़ किया जाता था, अभी इसको बस फिजिकल डेफिसिट कह देते हैं, सिंपल सी बात है। आगे है मोनेटाइज्ड डेफिसिट, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। तो अकर व्हेन गवर्नमेंट फाइनेंसिस डेफिसिट थ्रू मनी क्रिएशन बाय आरबीआई। तो ये तब होता है जब गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डेफिसिट है, ठीक है, वो आरबीआई के द्वारा भर दिया जाता है। ठीक है, लाइक सरकार को घाटा बढ़ गया, अब सरकार का जो घाटा पड़ा था आरबीआई ने खुद से पैसे दे दिए, क्योंकि आरबीआई के पास भी रिजर्व में पैसे पड़े होते हैं। ठीक है, तो सरकार ने आरबीआई से पैसे ले लिए और वो घाटा जो था वो पूरा कर दिया। ठीक है, लेकिन असलियत में तो सरकार को घाटा तो था ही ना, वो तो किसी से लेके पूरा किया है, तो उसी को मोनेटाइज्ड डेफिसिट कह देते हैं कि आरबीआई के द्वारा वो मोनेटाइज्ड किया गया था, पैसा दिया गया था। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मे इंक्रीज इन्फ्लेशन, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, क्योंकि आरबीआई पैसा दे रही है सरकार को और सरकार बाजार में पैसा लगा देगी। जब बाजार में पैसा जाएगा लोग के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मोनेटाइज्ड डेफिसिट है। फिर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, एक्सपेंशनरी मतलब कि एक्सपैंड कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, ठीक है, फैला रहे हैं। तो यूज्ड ड्यूरिंग रिसेशन, ठीक है, जब रिसेशन होगा बाजार में पैसा नहीं है लोग के पास, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे कहीं पे, उनकी जेब खाली पड़ी है लोगों की, ठीक है, उस टाइम पे सरकार सोचेगी हम बाज़ार को यार एक्सपैंड करना होगा हमें, ताकि लोग के पास पैसा आ सके, ठीक है, थोड़ी इन्फ्लेशन सी राइज हो सके, ठीक है, नहीं तो रिसेशन आ जाएगा हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, ठीक है, बाज़ार में पैसा ही नहीं है तो स्लो डाउन ही होगा, लोग चीज़ें भी नहीं खरीद पा रहे, ना फिर दुकानदार बेच पाएगा। तो इसलिए जब भी बाज़ार को एक्सपैंड करना होता है उसको एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कह देते हैं, कि अब अभी हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन लानी पड़ेगी बाज़ार में। तो कब यूज़ करते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को, रिसेशन में करते हैं दोस्तों। तो मेजर क्या होते हैं इसके, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है, खर्चा बढ़ा देती है, ठीक है, टैक्सेस को कम कर देती है। जब लोग के ऊपर टैक्स कम होगा तो लोग के पास जेब में डिस्पोजल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, लोग के जेब में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करेगी। ऐसे समझना, आपकी इकोनॉमिक्स इज़ वेरी ईजी दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो फैक्ट क्या होगा इसका, हायर डिमांड, ठीक है, डिमांड ज़्यादा आएगी, हायर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जब लोग के पास पैसा आने लगेगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे बाजार से, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोज़गार भी बढ़ेगा फिर, ठीक है, दुकान के ऊपर पहले उसकी दुकान चल नहीं रही थी रिसेशन में, अब दुकान चलने लगी तो बंदा रख लेगा वो दुकान पे, एक एक बंदा रख लेते हैं, राइट।
अब इसके ऑपोजिट होती है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब यहाँ पे उल्टा कर दो बस, जहाँ पे इन्फ्लेशन आ रखी है बाजार में, महंगाई बहुत सारी हो चुकी है, ठीक है, अब उसको टैकल करने के लिए सरकार कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आएगी। कंट्रैक्ट कर देते हैं चीज़ों को, कंट्रैक्ट मतलब कि आपस में पिचका देते हैं ताकि बाज़ार में पैसा निकल सके, बाहर बाहर निकल सके पैसा बाज़ार से, ताकि थोड़ी इन्फ्लेशन कम हो सके। तो इसके मेजर क्या होते हैं, टैक्स बढ़ा देगी सरकार कि लोग ज़्यादा पैसा ना खर्च पाएँ, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो पहले से आ रखी है, तो सरकार टैक्स को बढ़ा देगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को और कम कर देगी, ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा करना कम करेगी, तभी तो लोग की जो जेब में पैसा नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो ये होता है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसके इफेक्ट क्या होंगे, लोग फिर लोअर डिमांड करेंगे किसी चीज़ की, ठीक है, तो लोअर इन्फ्लेशन भी इसमें कम हो जाएगी। तो याद रखना है दोनों पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कंट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी कब कब यूज़ की जाती हैं। आगे होता है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, काउंटर साइक्लिकल। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक्ट ऑपोजिट टू द बिजनेस साइकिल, कि जो भी बिजनेस चल रहा है अभी बाजार में, जो सिचुएशन चल रही है उसके ऑपोजिट सरकार करती है। ड्यूरिंग रिसेशन क्या करेगी, ऑपोजिट कर दो, रिसेशन के टाइम पे बाजार में क्या है, पैसा कम है, तो गवर्नमेंट उसके उल्टा क्या करेगी, मोर स्पेंड करेगी, ज़्यादा पैसा बाजार में भेज देगी। अगर इन्फ्लेशन है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या करेगी, बाजार में महंगाई ज़्यादा है, तो उसका उल्टा क्या होता है कि सरकार खर्चा फिर कम करेगी बाजार में। तो काउंटर मतलब कि हम काउंटर कर रहे हैं उस चीज़ को, जैसे साइकिल चल रहा है हमारा, तो साइकिल को हम काउंटर करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसका पहिया ऐसे वो चेन सी होते हैं, उसको उल्टी घुमा देते हैं ताकि वो आगे और रफ्तार ना पकड़ पाए। तो काउंटर कर रहे हैं हम साइकिलिकल को, ठीक है, जो भी बाजार में सिचुएशन है उसकी उल्टा करनी है, उसको काउंटर साइकिलिकल फिस्कल पॉलिसी कह देते हैं। रिसेशन के टाइम पे सरकार स्पेंडिंग मोर, ज़्यादा खर्चा करेगी ताकि बाजार में इन्फ्लेशन आ सके, और अगर पहले से इन्फ्लेशन है तो सरकार कम खर्चा करेगी। तो दिस इज़ जनरली प्रेफर्ड किया जाता है ये। अब प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या करेगी, वो साइकिल तो है ही है पहले वाला, लेकिन अब वो प्रो कर दिया थोड़ा और, जैसे नया मॉडल आता है, ठीक है, फ़ोन का नया मॉडल की प्रो वाला मॉडल आ गया, तो गवर्नमेंट एक्शन री इन्फोर्स इकोनॉमिक एंड फ्लक्चुएशंस, अभी भी गवर्नमेंट एक्शन कर रही है ड्यूरिंग बूम, ठीक है, बूम आ चुका है इकोनॉमी में, ठीक है, बहुत सारा पैसा बाजार में, तो स्पेंडिंग मोर। अब प्रो में क्या कर रही है, अब ये काउंटर नहीं कर रही, उसको और ज़्यादा, जैसी सिचुएशन है उसी के साथ ही उसको और ज़्यादा धकेल रही है आगे। पहले तो काउंटर में तो पीछे कर रही थी, उल्टा कर रही थी, इसमें उल्टा नहीं कर रही, इसमें उसका साथ दे रही है, इसलिए इसको प्रो साइक्लिकल का है। जैसे ड्यूरिंग बूम बल्कि बाजार में पैसा बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो सरकार क्या कर देगी, उल्टा नहीं करेगी, इस बार प्रो करेगी, प्रो बल्कि उसको और ज़्यादा पैसा फेंक देगी बाजार में। रिसेशन आया हुआ है पहले से ही बाजार में, तो रिसेशन में क्या करेगी, उल्टा करना चाहिए था पिछले वाले में तो, काउंटर में तो, लेकिन प्रो इस बार तो वो प्रो है, तो प्रो में क्या करेगी, कम खर्चा करेगी। तो पहले उल्टा कर रही थी, अब उसके साथ साथ चीज़ें कर रही है, उसको प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी कह देते हैं। जनरली डिस्करेज्ड, ठीक है, बल्कि जनरली इसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इसको प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है इकोनॉमिक्स में। फिर फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस मतलब कि स्टिमुलेट किया जा रहा है किसी चीज़ को, तो गवर्नमेंट पैकेज एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट की जो टोटल डिमांड है बाजार में वो इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है सरकार, फिस्कल स्टिमुलस कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है किसी चीज़ को, टूल, इसमें टैक्स कट कर दिए जाते हैं, पब्लिक में पैसा ज़्यादा स्पेंड करवाया जाता है कि लोगों के हाथ पैसा आ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, ताकि लोगों को रोज़गार वगैरह मिल सके। तो फिस्कल स्टिमुलस मतलब कि पैसा ज़्यादा भेजा जा रहा है बाजार में और कुछ नहीं है। एग्जांपल, लार्ज स्पेंडिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखे हैं तो सरकार बाजार में पैसा ज़्यादा खर्च करेगी। उसके बाद मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्रिएट मल्टीपल राउंड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है, मल्टीपल राउंड से लेके आती है इनकम के, ठीक है, खर्चा बल्कि पैसे बना रही है, कभी खर्चा कर रही है, मल्टीपल इफेक्ट में, मल्टीपल टाइम जोन में बना रही है वो खर्चा। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्पेंड, पहले गवर्नमेंट ने 100 करोड़ स्पेंड कर दिया, तो वर्कर अर्न इनकम, ठीक है, और वर्कर की उससे इनकम बन गई, वर्कर फिर उससे क्या करेंगे, जो इनकम बनी है फिर स्पेंड करेंगे उसको, तो बिजनेस अर्न रिवेन्यू, ठीक है, बिजनेस भी रिवेन्यू कमा पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे, तो उससे फिर जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी मोर देन 100 करोड़। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट बन गया कि गवर्नमेंट ने तो एक स्टेप लिया था लेकिन वो मल्टीप्लाई होता गया आगे जाके, ठीक है, पहले वर्कर को वर्कर पैसा कमाने लगे, वो फिर खर्चने लगे, फिर बिजनेस कमाने लगे, फिर जो जीडीपी थी वो भी बढ़ गई, तो है मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, क्राउडिंग आउट वाला। क्राउडिंग आउट का ये अभी पीवाई को भी बन चुका है, अभी आया था ये 2026 में, ठीक है, याद रखना है, प्री में आया था ये। तो अकर व्हेन गवर्नमेंट बोरिंग रेज इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है बाजार से पैसा, उसकी वजह से बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएँ, तो जो कंपनीज़ वगैरह हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं फॉर द एग्जांपल, अब उसको तो जो लोन वगैरह लेना है, जो उसने जो भी पैसा लेना है उसको तो महंगा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से ही सारा लोन ले गई। अब जो पहले से सारा लोन ले गई, अब बैंक के पास कुछ थोड़ा मोटा लोन बचा होगा, वो भी बैंक चाहती है कि अब उसको मैं महंगा बेचूंगी, तो प्राइवेट तो बेचारे ले ही नहीं पाएंगे कुछ, तो जिनके पास इतना पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्राउड आउट कर दिया, ठीक है, क्राउड को बाहर भेज दिया, गवर्नमेंट ही सारा लोन ले गई, प्राइवेट के पास कुछ बचा ही नहीं लोन लेने को, अगर बचा है तो वो महंगा दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। क्राउडिंग आउट कर दिया, इनका बस उल्टा कर देना,
ओके, तो एग्जाम्पल इसके क्या, गवर्नमेंट बोरो हैवली फ्रॉम द बैंक, लेस फंड रिमेन फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन। आपको सारा समझ आ चुका होगा। अब क्राउडिंग इन क्या है, उल्टा कर दो। अगर वैन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनकरेज करती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, क्राउडिंग आउट में तो आउट कर रही थी, प्राइवेट पैसा नहीं ले पाई बेचारी, इसमें वो गवर्नमेंट ऐसे स्पेंड कर रही है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर सके, प्राइवेट भी पैसा इन्वेस्ट कर सके। जैसे कि गवर्नमेंट हाईवे बना रही है, फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो क्राउडिंग इन बल्कि अब सरकार चाहती है कि प्राइवेट भी आ सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, वो क्राउडिंग इन होता है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है, मैकेनिज्म डेट ऑटोमेटिकली स्टेबल कर देता है इकोनॉमी को, ठीक है, बल्कि किसी को बीच आने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अगर इकोनॉमी ऊपर नीचे जा रही है तो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगी। बस सीधी सी बात है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हो गया। जैसे आपका एसी का स्टेबलाइजर होता है, ऑटोमेटिकली उसको कट वगैरह करता रहता है बिजली ज़्यादा कम आने पे टाइम पे। एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गए, वेलफेयर पेमेंट्स हो गए, तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर याद रखना है, बस इतना सा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना ये। फिर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM काफ़ी बार पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो 2003 में आया था ये। इसका बस एक ही मकसद है कि भाई फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है कि सबके पास पैसा जा सके। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, गोल क्या है, फिजिकल डेफिसिट को, घाटे को कम करना है, एंड डेट बर्डन जो हमारा है उसको भी कम करना है, ठीक है। लाइक इसका टारगेट था कि जो सरकार है वो अपना जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4% से कम कर सके, ठीक है। अभी तक वो हुआ नहीं, आगे आगे देखते हैं होता है या नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, इंश्योर सस्टेनेबल फाइनेंस, तो सारी चीज़ें FRBM की थी। ये पंजाब में मेंस में क्वेश्चन आया था, ये वाला, ये 95 वाला FRBM। उसके बाद NK सिंह कमेटी, तो NK सिंह जो कमेटी है, ओबियसली NK सिंह ने चेयरमैन थे उसके, वो रिकमेंडेशन क्या दी थी उन्होंने, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये NK सिंह कमेटी किसके लिए थी, ठीक है, ताकि आप मेंस में पॉइंट लिख सको। तो NK सिंह जो कमेटी थी उसने कहा था फिजिकल जो डेफिसिट है सरकार का वो 3% GDP का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3% GDP का। डेट रिडक्शन रोड मैप, ठीक है, जो डेट है आपका घाटा ले रखा था उसको उसका रिड्यूस करना घाटे को, उसका रोड मैप बना के दिया था NK सिंह कमेटी ने। आपके फिजिकल जो रूल्स हैं, सरकार कैसे पैसा खर्च कर रही है उसको स्ट्रॉन्ग किया था। फिर फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है, कंसोलिडेट कर रहे हो आप, मतलब कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डेफिसिट एंड कंट्रोलिंग डेट, आपका जो घाटा है वो पूरा हो सके, उसके बाद आपको कंट्रोल करना आ सके घाटे को, कैसे कंट्रोल करना है उसको फिजिकल कंसोलिडेशन कह देते हैं। मेथड जैसे आप रेवेन्यू इंक्रीज़ करोगे, अपना जो आपका डे टू का खर्चा है वो आपका ज़्यादा आ सके आपके पास पैसा, तो बेटर टैक्स कंप्लाइंस हो सकेगा, वाइडर टैक्स बेस, लोगों के ऊपर से आप ज़्यादा पैसा ले सकते हो, टैक्स ज़्यादा ले सकते हो, तो ये होता है फिजिकल कंसोलिडेशन करना। फिर उसके बाद रेशनलाइज सब्सिडी को रेशनलाइज करोगे, मतलब कि सिर्फ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास ये सब्सिडी पहुंच सके, उसको कहते हैं रेशनलाइजिंग सब्सिडी। मेन से में लिखने के लिए अच्छा पॉइंट है ये। इंप्रूव एफिशिएंसी, प्रमोट ग्रोथ, हायर GDP इंप्रूव करेगी फिजिकल इंडिकेटर्स को। फिर डेट टू GDP रेशो क्या आती है, मतलब कि आपने कितना डेट ले रखा है, कितना डेट मतलब कि उधार ले रखा है आपकी GDP की अकॉर्डिंग। तो मेजर सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक डेट, फॉर्मूला क्या है इसका, ये होता है इसका डेट टू GDP इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। पब्लिक डेट को आप डिवाइड कर दो कि पूरा उधार कितना ले रखा है पब्लिक ने, तो उसको डिवाइड कर दोगे GDP और मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो डेट टू GDP रेशो निकल जाएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डेट टू GDP रेशो क्या होता है, कि आपकी GDP के अकॉर्डिंग कितना उधार है आपके ऊपर, बस। तो लोअर रेशो जनरली इंडिकेट हेल्थियर पब्लिक फाइनेंस, लो अगर जितना ज़्यादा लो होगा डेट टू GDP उतनी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके ऊपर वजन कम है उधार का। फिर ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस क्या होता है, ट्विन मतलब कि दो घाटे हैं आपके, क्या होता है ये, सुजेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, दो जो आपके घाटे हैं उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस। तो हायर फिजिकल डेफिसिट में इंक्रीज है, जितना ज़्यादा आपका फिजिकल डेफिसिट होगा, घाटा होगा, तो वो इंक्रीज़ कर देगी आपकी इंपोर्ट को। आपको तो पहले से घाटा, जैसे आपको घाटा बढ़ रहा है, घाटा वो पड़ ही क्यों रहा होगा, क्योंकि आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर नहीं रहे। अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करते तो आपको तो पैसा आता ना बाहर से, अभी एक्सपोर्ट ऑब्वियसली आप कम कर रहे होगे, तो इसलिए आपका इंपोर्ट बढ़ रहा होगा, तो इसलिए आपका फिजिकल डेफिसिट है। तो वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को भी ज़्यादा वर्स कर देगा, ख़राब कर देगा करंट अकाउंट डेफिसिट को, ठीक है, जिसमें आपका लेन देन व्यापार होता है, ठीक है, वो वाला भी। तो इसमें दो घाटे चले गए, फिजिकल डेफिसिट की वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी खराब हो गया, तो वो क्या बन गया, ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस कह देते हैं उसको। उसके बाद क्विक फॉर्मूला रिवीजन, बस इतना रिवीजन हो जाएगी बस आपकी। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका खर्चा और माइनस जितनी आपकी प्राप्तियाँ थी रेवेन्यू रिसीट, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट बन गया। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल जो वित्तीय घाटा है सरकार का, तो उसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोड रिसीट, माइनस कर दोगे जो आपने बोरो वगैरह नहीं ली हुई। फिर प्राइमरी डेफिसिट क्या, आपका प्रमुख घाटा, तो जो आपकी पिछले साल की इंटरेस्ट पेमेंट है उसको तो ऐड नहीं करोगे, तो आपको माइनस कर दोगे बस फिजिकल डेफिसिट से, तो वो प्राइमरी डेफिसिट निकल के आ जाएगा। फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट, की ऐसी चीज़ों की
वजह से आपको घाटा तो पड़ गया, लेकिन उसके उसके साथ आगे जाके कुछ क्रिएट हो गया, कुछ हॉस्पिटल बना दिया, रोड बना दिया, तो उसके आगे जाके पैसा आएगा, तो एसेट क्रिएट हो गया, तो क्या बन गया आपका ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट। तो उसको माइनस कर दोगे रेवेन्यू डेफिसिट से, तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आ जाएगा कि असलियत में आपका घाटा कितना है। तो ये पार्ट आपके यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे देख लेते हैं कि सोवरन गोल्ड बॉन्ड क्या था। तो गोल्ड के लिए आया था ये कि ताकि सर जो लोग हैं वो गोल्ड को लेना थोड़ा कम करें और ऐसे ही बस कागज पत्र ले लें, एक बॉन्ड सा ले लें बस गोल्ड की जगह के ऊपर, उतना ही उसका पैसा मिलता था। तो गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी होती थी जो गोल्ड में हुआ करती थी। एडवांटेज क्या था, ऑब्वियसली गोल्ड को आपको बाहर से खरीदने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट इनकम आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता था गोल्ड के ऊपर। अल्टरनेटिव था फिजिकल गोल्ड की जगह के ऊपर ये, तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड थे ये। फिर वे एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं, टेम्परेरी लोन होते हैं प्रोवाइडेड बाय द आरबी टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो टेम्परेरी लोन लेती है आरबी से उसको वे एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं। इसका प्रपोज क्या है, पर्पस तो मीट टेम्परेरी मिसमैच, जो सरकार का टेम्परेरी मिसमैच हो गया सीट में एक्सपेंडिचर में, खर्चा ज़्यादा हो गया प्राप्तियाँ कम है, तो उसको पूरा करने के लिए जो सरकार बस ले लेती है उसको टेम्परेरी पूरा करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस कह देते हैं कि सरकार ने बस किसी न किसी रास्ते से एडवांस ले लिया बस। तो एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट। फाइनेंस कमीशन टर्म्स, तो वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या होता है, तो वर्टिकल डेवोल्यूशन होता है शेयरिंग फ्रॉम रेवेन्यू बिटवीन सेंटर टू स्टेट। वर्टिकल मतलब कि ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से ऊपर क्या है सेंटर, नीचे क्या स्टेट है, तो जब सेंटर से स्टेट तक पैसा जा रहा है या स्टेट से सेंटर तक जा रहा है उसको वर्टिकल डेवोल्यूशन कह देते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, जब स्टेट टू स्टेट पैसा जा रहा है, तो शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू अमंग द स्टेट, जो ऐसी चीज़ें प्री में आने के लिए आप तैयार रहिएगा, ऐसी आ सकती हैं चीज़ें। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, जब स्टेट के बीच रेवेन्यू शेयर होता है उसको हॉरिजॉन्टल कह देते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है, पॉपुलेशन बेस हो सकता है, एरिया हो सकता है, फॉरेस्ट कवर हो सकता है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड थ्रू, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आई थी जीएसटी, और 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनानी है कि पूरे बाजार को एक ही बना देना है, और इसका मोटो क्या होता है, वन नेशन वन टैक्स, कि पूरे नेशन का एक ही टैक्स होगा। जीएसटी काउंसिल होती है हमारी, आर्टिकल आपने याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है ये, वो स्टैच्यूट वगैरह लिख देगी वहाँ पे। तो 279A में लिखा हुआ है जीएसटी काउंसिल, और चेयरपर्सन इसके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो आपकी काफ़ी अच्छी से रिवीजन चल रही होगी, आप ध्यान से सुनते रहो, तो इसी को कहते हैं क्विक रिवीजन। ठीक है, तो मेंबर इसमें कौन हो गए, यूनियन मिनिस्टर्स आ जाते हैं सारी स्टेट्स के, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं मतलब कि सारी स्टेट के, तो वो आ जाते हैं इसमें मेंबर। फिर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, वो आ गए, तो वो सारे इसके मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन हमने देख लिया, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सेंटर वाले। फिर टाइप ऑफ जीएसटी, एक सीजीएसटी होता है, सी मतलब की जो सेंटर कलेक्ट करता है, सेंटर का जीएसटी होता है, सेंटर लगाती है। एसजीएसटी क्या हो गया, जो स्टेट कलेक्ट करती है, स्टेट लगाती है। आईजीएसटी क्या हो गया, जो कलेक्टेड ऑन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब कि वो इंटरस्टेट हो रहा है जीएसटी, इंटरस्टेट मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु से केरला जा रहा है, केरला से कर्नाटका चला गया, तो इंटरस्टेट जो हो रहा है वो होता है आईजीएसटी लगता है वहाँ पे, जब दो स्टेटों में लगता है, तो कलेक्टेड ऑन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। उसके बाद यूटीजीएसटी क्या होता है, जो यूटियों में लग रहा है बस, कलेक्टेड इन यूनियन टेरिटरी, सेंटर के बाद जाएगा ये तो सारा का सारा। अच्छा जो आईजीएसटी है आई थिंक ये सेंट्रल लगाता है, और कलेक्ट इसको आई थिंक स्टेट करता है, आई थिंक क्लियर कर लेना इसको। उसके बाद ई वे बिल्स क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। ई वे बिल्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं बस ये। तो आप जैसी चीज़ें आप गुजरात चीज़ों को लेके जा रहे हो गुजरात पे, तो रास्ते में बस आपको एक बिल दिखाना है। ठीक है, जो ई वे बिल ऑब्वियसली उसके कंप्यूटर पे भी वो आ चुका है। ठीक है, तो बस वो है, ई वे बिल दिखा दो आप और आपका चल गया, चीज़ें लेके जाओ आप इधर। तो ट्रैक मूवमेंट कर सकते हो आपकी चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं, जैसे आप आज फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगा लिया, फिर उसको ट्रैक कर सकते हो, वो होता है ई वे बिल। फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर, जब आप फाइनेंशियल पैसों की पावर बांट देते हो सेंटर स्टेट के बीच, उसको फिजिकल फेडरलिज्म कह देते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, फिजिकल बैलेंस होता है, इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन होती है इस चीज़ों में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आज के टाइम पे बहुत चल रही है, और मेंस में लिखने के लिए इसमें बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। पीपीपी मॉडल क्या होता है, जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन जाती है, मतलब कि सरकार भी आ रही है और प्राइवेट भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको कहते हैं पीपीपी मॉडल। इसके एडवांटेज क्या होंगे, आपकी एफिशिएंसी बेटर आएगी, क्योंकि प्राइवेट ऑब्वियसली आपका जो काम है वो पूरा चलता है उसका। ठीक है, स्टाफ उसका अच्छे से काम करता है, और सरकार फिर पीछे से बैकलॉग पैसा वगैरह भी दे सकती है, तो लोअर फिजिकल बर्डन। ठीक है, सरकार क्लियर कर सकती है जो भी ज़मीन वगैरह है, फास्टर प्रोडक्शन कंप्लीशन होगा, तो उसका पीपी मॉडल कह देते हैं। फिर बीओटी मॉडल क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, की पहले बिल्ड करो फिर उसको ऑपरेट करते हैं फिर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें प्राइवेट फर्म्स क्या करती हैं, प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगी, ऑपरेट करेंगी प्रोजेक्ट को, फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती हैं लास्ट में आके। फॉर एग्जांपल जैसे रोड बना दिया, रोड किसने बनाया, प्राइवेट ने बनाया। ठीक है, फिर उसको टोल प्लाजा लेके पैसे इकट्ठे करके ऑपरेट कर रहे हैं, फिर बाद में जब पैसा उसका पूरा होगा टोल प्लाजे से, तो सरकार को वापस दे देती है रोड सारा, तो हो गया ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया, बीओटी मॉडल हो गया, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। फिर एक होता है बूट मॉडल। अब बूट मॉडल में क्या होता है, बिल्ड आउन ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें प्राइवेट एंटाइटी टेम्परेली आउन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करने से पहले, वो टेम्परेली की अब ये हमारा ही है। ठीक है, टेम्परेली आउन कर देते हैं ट्रांसफर करने से पहले, उसको बूट मॉडल कह देते हैं, बिल्ड आउन ऑपरेट ट्रांसफर।
एक होता है हैम मॉडल, इसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कह देते हैं। क्यों? वाइडली यूज्ड इन हाईवे प्रोजेक्ट, रोड्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को, हैम मॉडल को। इसमें के फीचर क्या होते हैं? गवर्नमेंट शेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट, गवर्नमेंट इसमें हाइब्रिड इसको इसलिए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें पैसा लगा रही है ताकि प्राइवेट के ऊपर, अकेले के ऊपर बर्डन ना पड़े। तो प्राइवेट सेक्टर शेयर करता है रिमेनिंग कॉस्ट एंड रिस्क, तो जो आधा बचेगा वो प्राइवेट सेक्टर लगा देगा पैसा, एंड रिस्क भी शेयर कर लेता है दोनों, तो वो हाइब्रिड बन गया दोनों को मिला के। तो ये होता है हैम मॉडल। उसके होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? फाइनेंशियल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है फॉर इकोनॉमिकली यूजफुल बट फिजिकली अनवायबल प्रोजेक्ट। कि फॉर द एग्जांपल जैसे प्राइवेट कंपनी थी, वो भी प्रोजेक्ट चला रही थी एंड उसका पैसा अचानक से कम पड़ गया, तो उसके ऊपर जो सरकार पैसा दे रही है उसको, तो वो वायबिलिटी गैप फंडिंग है कि सरकार फंडिंग कर रही है। जो गैप पड़ गया था ना तेरे पैसे के बीच, अब तेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा था, उसको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सरकार जो बीच में आके फंड कर रही है, उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग कह देते हैं। तो आपका कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। एक बार फटाफट रिवीजन देख लेते हैं। आर्टिकल 112 में क्या था? बजट है। उसके बाद 114 में अप्रोप्रिएशन बिल है, 116 में वोट ऑन अकाउंट, 110 में मनी बिल, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, 148 में CAG, 280 में फाइनेंस कमीशन है, 279A में GST काउंसिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है मतलब कि। 266 में कंसोलिडेटेड फंड है, पब्लिक अकाउंट भी आ जाता है। 267 में कंटीजेंसी फंड है। तो आपका सारा जो फाइनेंस का चैप्टर था, बजट का चैप्टर था, उसको हमने कंबाइन करके कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। जिसको भी अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाइएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे से और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। आप शॉर्ट्स नोट साथ में बना सकते हो, अगर अदरवाइज़ क्लास को बार बार देख सकते हो। आपका थैंक्स, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।